तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति का भाग नंबर 10। तो चलिए इसे शुरू करेंगे। एक मिनट। हाँ, अब ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैंने पिछले ही भाग में बता दिया था कि आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 9, फिर पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 10, और उसके बाद हम देखेंगे दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, जिसे हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। मतलब कि मेरे पास एक रेखा दी गई होगी और दूसरी रेखा दी गई होगी, और उनके बीच में जो भी न्यूनतम दूरी, जो भी सबसे कम दूरी होगी, उसे हमें उसका मान प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे, उसके बाद देखेंगे दो रेखाओं के बीच की मध्यम दूरी हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी उदाहरण से शुरू करते हैं। तो मैंने पिछले भाग में आपको क्या पढ़ाया था, उस भाग में हमने पढ़ा था जब हमारे पास दो रेखाएं दी गई होती हैं तो उनके बीच का हम कोण कैसे प्राप्त करते हैं। तो कोण निकालना हमने सीख लिया था। आज हम उन्हीं के दो एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो चलिए इन उदाहरणों को देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 9 हमें दिया गया है, दिए गए रेखा युग्म। हमें दो रेखा युग्म दिए गए हैं, जैसे आर सदिश क्या है, 3 i कैप जोड़ 2 j कैप -4 k कैप। यह मुझे समझ लीजिए आप उसकी, मैंने आपको क्या बताया था, यह कैसे रहता है। यह रहता है कुछ ऐसे, जैसे ए वेक्टर बराबर, सॉरी ए नहीं रहता, वैसे हम मान सकते हैं, लेकिन जैसे हम पहले कहते आ रहे हैं उसे वैसे ही मानेंगे। जैसे आर सदिश बराबर ए सदिश जोड़ लेमडा बी सदिश। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ए सदिश क्या है, ए सदिश है मेरे पास कोई भी बिंदु जो कि उस दिशा में आ रही है जिस दिशा में मेरी रेखा है। ठीक है, तो इसमें आप इस बिंदु के रेखे इनको देख सकते हैं, और इसमें इसको देख सकते हैं। फॉर लेमडा और म्यू, ये दोनों मेरे कोई भी नंबर हैं जो प्रोपोर्शनल है, मतलब कि कोई भी गुणांक हो सकते हैं। ठीक है, इनकी दिशा पे। ठीक है, और बी बी क्या है, इस आर आर है, आर की दिशा में जाने वाली रेखा, और यह भी आर की दिशा में जाने वाली रेखा। तो मुझे यह दोनों जो भी सदिश दी गई हैं उनके बीच का मध्य कोण प्राप्त करना है। अब मध्य कोण को प्राप्त कैसे करेंगे, मैंने आपको सिखाया था कि आप उसे अ, अदिश गुणनफल की मदद से, मतलब अदिश गुणन, और जो कि सदिश है, सदिश गुणन की मदद से, दोनों की मदद से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो अदिश गुणन होता है, जो सदिशों का, तो उसकी मदद से हमें ज्यादा सरल पड़ता है। तो हम चलिए उसी की मदद से इसे निकालेंगे। ठीक है, तो इनके बीच का हमें त्रिकोण प्राप्त करना है। तो अदिश गुणनफल मैंने आपको बताया था कैसे, उसमें अदिश गुणनफल क्या होता है सबसे पहले हम वो देखेंगे। देख लीजिए, अदिश गुणनफल था कुछ ऐसे कि ए और बी दोनों का जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा, दोनों का अदिश गुणनफल किया मैंने, तो वह हो जाएगा ए के परिमाण, बी के परिमाण, और उनके बीच में जो भी कोण होगा उसके cos के बराबर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जरूरत किसकी है, cos थीटा आगे एक बार मिल गया, तो इस यहाँ से हम अपना कोण आसानी से निकाल सकते हैं। cos थीटा मैं एक साइड रखूंगा, क्योंकि वो हमें निकालना है। cos थीटा मैंने एक साइड रख लिया, और यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश, और नीचे आएगा ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण। ठीक है, आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह मैंने वही के वही फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, तो हम ए बी 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 वन सदस्य मेरे पास क्या थी, आई जोड़ 2 के और जोड़ 2 k कैप। ठीक है, तो यह मैंने ज्यों की त्यों यहाँ पे लिख दी है। उसका डॉट प्रोडक्ट जो कि अदिश गुणनफल है वो मैंने किया B2, जो कि 3 i कैप जोड़ 2 j कैप और जोड़ 6 k कैप। तो यह मेरी B2 भी आ गई। ठीक है, यह दोनों मुझे रेखा जो भी दी गई थी उसकी दिशा में वो मिल गई हैं। अब B1 और B2 का परिमाण निकालिए। तो B1 का परिमाण कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आई के साथ क्या है, एक, कुछ नहीं लिखा है तो आप एक साथ जाइए। एक का एक की घात 2 करेंगे, फिर इसके साथ जो भी है दो, 2 की घात 2 करेंगे, और फिर इसके बाद से 2, तो फिर से 2 की घात 2 करेंगे, तो वह हो जाएगा 1 जोड़ 4 जोड़ 4, जो कि 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है।
1 जोड़ 4 जोड़ 4। ठीक है, इसी तरह हम करेंगे इसका। 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9। 2 गुणा 2 हो जाएगा 4। 6 गुणा 6 हो जाएगा 36। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। इसके बाद जब हम 4 4 4 इसको 9 करेंगे, और 9 का जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो यह 3 आ जाएगा। इस तरह 36 और 4 40, 40 और 4 40 और 9 49, 49 का जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो वह आ जाएगा 7 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 3 गुणा 7। और ऊपर कैसे आया? ऊपर आया आई का आई के साथ गुणा कीजिए, जे का जे के साथ गुणा कीजिए, के का के साथ कीजिए, तो आ जाएगा 3 जोड़ 4 जोड़ 12। देखिए ज्योमेट्री आ गया। तो यहाँ से हमारा यह आ जाएगा 19/21। कोस थीटा आ गया 19/21। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 19 कॉस इनवर्स 19/21। ठीक है, कॉस को हम इस साइड लिया है, तो यहाँ से इन दोनों के बीच का कोण हमें कॉस के टर्म मतलब कॉस के टर्म्स में मिला है, लेकिन मिल गया है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का कोण हमें मिल गया है, तो ऐसे निकालते हैं हम इन दोनों के बीच के कोण अदिश गुणनफल का प्रयोग करके। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 10 करेंगे। तो उदाहरण नंबर 10 में मुझे कार्तीय रूप में, जो भी मेरा कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, उस रूप में मुझे रेखा का इक्वेशन दी गई है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह ए है, यह बी है, यह सी है। इसी तरह इसमें भी यह ए है, यह बी है, यह सी है। तो इसको हम A1 B1 और C1 मान लेंगे, इसको हम A2 B2 और C2 मान लेंगे। और एक यह रेखा इस इन बिंदुओं से जा रही है, और यह रेखा इन बिंदुओं से जा रही है। लेकिन हमें इन बिंदु का कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे केवल उसकी दिशा की जरूरत है कि वह दोनों जो भी हमें सदिश दी गई हैं वो किस दिशा में जा रही हैं। और हमें एक बार दिशा मिल गई तो हम देख लेंगे कि वो कितने कितने कोण पर एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधे सीधे देखेंगे 3 5 4 और 1 1 2, बस इन्हीं को ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो पहली रेखा के दिग अनुपात हमने देख लिए, जो कि है 3 5 और 4। ठीक है, देखिए नीचे लिखे हुए हैं सीधा साफ 3 5 और 4। अब हम दूसरी रेखा देंगे, दूसरी रेखा के दिग अनुपात है 1 1 और 2। ठीक है, दूसरी रेखा के नीचे भी लिखे हुए हैं 1 1 और 2। तो हमें दोनों रेखा के अब दिग अनुपात मिल गए हैं। और अब हम क्या करेंगे? अब हम जैसे मैंने सबसे पहले इसी क्वेश्चन में किया है, cos थीटा को किया है B1 डॉट डॉट B2 डिवाइड बाई B1 का परिमाण और B2 का परिमाण। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। अब देखिए, अब ऐसे सीधे सीधे करेंगे हम। यहाँ पे मैं सीधा सीधा बताता हूँ। सीधे 3 का 1 के साथ गुणा किया, 5 का 1 के साथ गुणा किया, और 4 का 2 के साथ गुणा किया। देखिए 3 गुणा 1, 5 गुणा 1 और 4 गुणा 2, यह हो जाएगा 3 और 5 8 और 8 16, 16 हो जाएगा। देखिए 16 जीरो के लिख दिया है। अब फिर इन दोनों के परिमाण निकालेंगे, तो इसका परिमाण कैसे निकालेंगे? 3 गुणा 3 9, 5 गुणा 5 25 और 4 गुणा 4 16। और इसी तरह इसका निकालेंगे, जो कि होगा 1 गुणा 1 जोड़ 2, 1 गुणा 1 जोड़ 2 गुणा 2। तो इसका कितना आएगा? 9 और 25 34, 34 और 16 50। ठीक है, और इसका आ जाएगा 1 1 और 4, जो कि हो जाएगा 6 के बराबर। तो यहाँ से हम सीधा सीधा देख सकते हैं, यह होगा √50 और √6, और ऊपर 16 आएगा। जब हम इनको काट पीट देंगे तो यह आ जाएगा 8√3 डिवाइड बाई 15। यहाँ से थीटा निकालने के लिए मैं सीधे इसे कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, तो आ जाएगा कॉस इनवर्स बराबर 8√3 भागे 15। यहाँ से अब देख सकते हैं कि सीधे सीधे हम कॉस थीटा, जो कि कॉस थीटा है, उसकी मदद से कॉस थीटा कहाँ पे आता है? कॉस थीटा आता है अदिश गुणनफल के सूत्र में। तो अदिश गुणनफल आपको जो मतलब जो हमने पिछला चैप्टर आपने पढ़ा होगा सदिश बीजगणित, उसमें आपने जो देख लिया होगा कि अदिश गुणनफल क्या होता है, तो उसका प्रयोग भी यहाँ पर भर भर के हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच में कोण प्राप्त करने के लिए हम अदिश गुणनफल का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज बता दूं, मैं साइन थीटा किस में आता है? वो की आता है सदिश गुणनफल में। ठीक है, हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी चीजें निकालनी होती हैं। तो हम अपने सरल मेथड से ही इसको करेंगे। आपको जो भी परीक्षा है आप दोगे, तो उसमें भी आपको इसी मेथड से करना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। अभी हमने दो रेखाओं के बीच का एंगल है उनके क्वेश्चन लगा लिए, तो अब देखेंगे हम दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, जिसे हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो अंतरिक्ष में यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच न्यूनतम दूरी 0 है। देखिए मैंने इसे ऐसे बताया, जैसे दो
रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे एक रेखा एक है दूसरी रेखा है, मतलब कि एक दूसरे को किसी ना किसी बिंदु पर काट रही हैं, ठीक है। तो उनकी न्यूनतम दूरी शून्य है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि वो कितनी दूर से चली आ रही हो लेकिन एक दूसरे को काट रही हैं। तो मुझे न्यूनतम दूरी निकालना है, तो मैं किसी भी बिंदु पर निकालूंगा, तो उस बिंदु पर उसकी न्यूनतम जीरो जीरो हो जाएगी। न्यूनतम दूरी जैसे जीरो हुई वह शून्य हुए, ठीक है। और अंतरिक्ष में यदि दो रेखाएं समांतर हैं, समांतर मतलब आप समझ सकते हैं जो जिसकी दिशा सेम है। या देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया कि जो एक दूसरे को काटेंगे, इस बिंदु पर काटेंगे, इसके बाद इसकी वजह से इसकी न्यूनतम जीरो जीरो है। अब देखिए समांतर का मतलब कि इसकी दिशा यह है, इसकी दिशा यह है, ठीक है। या फिर इसकी दिशा उल्टी हो सकती है, लेकिन एक दूसरे से दिशा मतलब सेम है। और इन दोनों की दूरी कभी भी कम नहीं हो रही, ठीक है, दूरी बराबर ही रहने वाली है। तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी उनके बीच लंबवत दूरी होगी, अर्थात एक रेखा के एक बिंदु को दूसरी रेखा पर खींचा जाए। तो उनके बीच की हम न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे? इस रेखा से मैंने इस रेखा पे एक लंबवत खींच लिया जो कि 90 डिग्री के कोण पर स्थित है, और यही लंबवत मेरा सबसे न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी भी निकालना आप सीख गए होंगे। अब हम आगे इसके मतलब देखेंगे कि दो जब हमें सदिश दी हुई होती हैं तो हम उनकी न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष में ऐसी भी रेखाएं होती हैं जो ना तो प्रतिच्छेदी होती हैं और ना ही समांतर होती हैं। वास्तव में ऐसी रेखाओं को युग्म असमतलीय होते हैं और इन्हें विषमतलीय रेखा कहते हैं, जिन्हें हम स्क्यू लाइन्स भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे किया, एक रेखा को कुछ ऐसा मान लिया, एक रेखा को कुछ ऐसे मान लिया जो इसके पीछे से जा रही है, ठीक है, इसके पीछे से जा रही है। मतलब कि मान लो मैंने एक एक लाइन ऐसे मान ली, एक लाइन ऐसे मान ली, जो इन दोनों को काट तो रही नहीं है, क्योंकि इनके बीच में भी जगह है, आप देखिए इनके बीच में भी जगह है, तो इन दोनों को काट नहीं रही है। तो ऐसी रेखा को हम स्क्यू लाइन्स कहते हैं, जो ना ही एक दूसरे को काटें ना ही एक दूसरे के समांतर हो। तो जब वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो उनके बीच में दूरी जरूरी होने वाली है, और समांतर नहीं है मतलब उनके बीच की दूरी एक सी नहीं रहने वाली। तो उनके बीच की दूरी हमें कब निकालना है, उनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो ऐसी लाइन्स को हम कहते हैं स्क्यू लाइन्स, ठीक है, हम इनको भी पढ़ेंगे। तो उदाहरणार्थ हम आकृति 11.7 हमें दिखाइए, तो देख लीजिए एक लाइन हमारी ऐसी जा रही है, दूसरी लाइन मेरी यहाँ से जा रही है। एक लाइन मेरी सीधी सीधी ऐसी चली जाएगी, दूसरी लाइन इसके ऊपर से कुछ ऐसी चली जाएगी, मतलब इसको छुएगी नहीं पर इसके ऊपर से निकल जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं लाइन्स को हम स्क्यू लाइन्स कहते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक्स वाई और जेड अक्ष के अनुदिश क्रमांक 1 3 2 इकाई के आधार वाले कमरे पर विचार करते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए मैं बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक है डिब्बा है, ठीक है। ऐसे नहीं, रुकिए आप जी थोड़ा मैं अच्छे से समझाता हूँ। एक सेकंड ये बन जाए, फिर अच्छे से आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि स्प्लाइन्स क्या होती हैं। ठीक है, तो मेरे पास मान लीजिए आपका एक कमरे का एक एक समझ लीजिए आपका एक कमरा ही है जिसमें आप अभी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, या फिर कुछ भी काम कर सकते हैं या फिर जहाँ पर आप रहते हैं। तो एक लाइन मान लीजिए यहाँ से गई मेरी, इस कोने से पास होती चली गई, ठीक है। एक लाइन आई है जो कि सीधी सीधी आ रही है आ रही है आ रही है, उससे यहाँ पे सीधी सीधी चली गई है। मतलब कि एक बिल्कुल ऊपर ऊपर से चली गई है, दूसरी जा रही है यहाँ पे बीच में काट के। तो आप देख सकते हैं कि यह दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी छूने नहीं वाली, एक दूसरे को कभी छूने नहीं वाली। इन्हीं लाइंस को हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। तो यह आपको अब समझ जाना चाहिए कि स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो स्क्यू लाइंस भी आपको समझ में आ गया होगा, और इनके बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं यह हम देखेंगे बाद में। चलिए अब इसे देखते हैं। रेखा जी छत के विकर्ण के अनुदेश है, ठीक है। जी छत जो हमें दिया गया है वो विकर्ण के अनुदेश है, मतलब कि वह कोई भी रैंडम लाइन है। तो रेखा डीबी ए के ठीक ऊपर छत के कोने से गुजरती हुई दीवार के विकर्ण एक अनुदेश है। ये रेखाएं विषमतलीय हैं क्योंकि वो समांतर नहीं है और कभी मिलती भी नहीं है।
तो एक रेखा आप इसे देख सकते हैं, रेखा जो बनाई गई है वो ऐसी चली जाएगी और नीचे से ऐसी चली जाएगी, और दूसरी रेखा है वह ऐसी ऐसी चली चलती जाएगी और ऊपर से भी ऐसी ऐसी चलती जाएगी। मतलब कि यह रेखा समांतर तो है नहीं, इनके बीच में दूरी कुछ बदल रही है और वह एक भी दिशा में नहीं है। और साथ में यह दोनों रेखा जो हमें दी गई है वो एक दूसरे को कभी भी काटने नहीं वाली। ठीक है, वह कभी भी काटने नहीं वाली, तो उनके बीच में दूरी भी कभी जीरो नहीं होगी, मतलब कभी भी शून्य नहीं होगी। तो इनके बीच की दूरी हम निकालेंगे। तो दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी से हमारा अभिप्राय एक ऐसे रेखाखंड से है जो एक रेखा पर स्थित एक बिंदु को दूसरी रेखा पर स्थित अन्य बिंदु को मिलाने से प्राप्त हो, ताकि इनकी लंबाई न्यूनतम हो। न्यूनतम दूरी रेखाखंड दोनों विषमतलीय रेखाओं पर लंब हुआ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे सीधा-सीधा बता गया कि 2 रेखाएँ की न्यूनतम दूरी से हमें यह लेना देना है एक रेखाखंड जैसे मैंने यह एक रेखाखंड बना लिया, ठीक है? जैसे इसमें एक बॉक्स बना गया है, ठीक है? एक जो भी रेखाखंड मैंने बना लिया है, ठीक है? तो बिंदु से दूसरी रेखा पर स्थित अन्य बिंदु को मिलाने से प्राप्त हो, मतलब कि मेरे पास एक लाइन दी है, दूसरी लाइन दी है, तो इन दोनों के बीच मान लो न्यूनतम दूरी यह है, तो इन दोनों के बीच की जो दोनों बिंदुओं को जो मिलान से जो लंब प्राप्त हो, वही हमारी न्यूनतम दूरी है। तो इसकी लंबाई न्यूनतम हो, इसकी लंबाई को हमें न्यूनतम करना है। न्यूनतम दूरी रेखाखंड दोनों विषमतलीय रेखाओं पर लंब होगा, ठीक है? तो जो भी इनके बीच का लंब होगा, वही हमारा न्यूनतम लंबाई होगी, ठीक है? तो आज हमने इसको देख लिया है, ठीक है? अब आगे देखेंगे। तो आगे कुछ नहीं है, आगे आज का हमारा भाग खत्म हो चुका है। तो अब देखते हैं हमने पढ़ा क्या-क्या है। तो आज हम उदाहरण नंबर 9 उदाहरण नंबर 10 पढ़ चुके हैं, ठीक है? उदाहरण नंबर 9 में वही हमने देखा था कि हम कैसे cos थीटा की मदद से 2 लाइन्स के बीच में कोण निकालते हैं। उदाहरण नंबर 10 में भी हमने देखा कि 2 लाइन्स के बीच में हम कैसे निकालते हैं। उदाहरण नंबर 10 में मुझे अलग तरीके की इक्वेशन दी गई थी और उदाहरण नंबर 9 में मुझे अलग तरीके की इक्वेशन दी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे किस तरह की और हमें किस तरह की इक्वेशन से कैसे उनके बीच में कोण निकालना है, बाकी उदाहरण हल करने हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने 2 रेखाओं के बीच में मध्य में न्यूनतम दूरी भी देखी कि अगर 2 रेखाएँ एक-दूसरे को काट रही हैं, तो उनकी न्यूनतम दूरी 0 होगी। अगर 2 रेखाएँ एक-दूसरे के मतलब कि सेम लाइन में हैं, आप समझ सकते हैं कि उनकी दिशा सेम है, तो उनकी न्यूनतम दूरी उनके बीच की लंबवत दूरी होगी। मतलब उनके बीच में हम जब कोई भी परपेंडिकुलर 90 कोण पर कोई भी लाइन खींच देंगे, तो वह उनकी न्यूनतम दूरी हो जाएगी। तो समांतर रेखाओं में हम एस को देखते हैं। उसके बाद जब कोई 2 रेखाएँ ऐसी हों, जो एक-दूसरे को कभी भी नहीं काट रही हों, तो उन्हें हम स्क्यू लाइन्स कहते हैं। तो स्क्यू लाइन्स में भी हम उसकी जो भी न्यूनतम दूरी है, उसको भी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आगे हम पढ़ेंगे 2 विषमतलीय रेखाओं के बीच दूरी या फिर इन्हें बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन। तो स्क्यू लाइन्स मैंने आपको बता दिया कि कभी एक-दूसरे को नहीं काटने वाली। तो उनके बीच की दूरी निकालना थोड़ा-सा आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा ट्रिकी है, कैसे निकालेंगे? कहीं पे दूरी ज़्यादा होगी, कहीं पे दूरी कम होगी, तो वो ही हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं। तो आपको बस क्या करना है कि जो भी आज पढ़ा है, उसको को उसके जो भी उदाहरण कराए हैं, वो एक बार खुद से ज़रूर से लगा के देखने हैं। और इसकी लाइन्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगले भाग में चलिए फिर मिलते हैं, ठीक है? तो आज को लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।